हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर 2 में हसलर्स बैच के। मैं हूं आपका कोड फ्रीक और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब तुमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिक चीज़ें पता तो होगी, लेकिन स्टिल हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी और डिटेल्स आ जाती है। तुम हायर स्टैंडर्ड्स में आते जाते हो, तुम्हारी डिटेल्स बढ़ती जाती है। सो आई होप कि तुमने पिछला लेक्चर देख लिया हो, क्योंकि इस लेक्चर में भी यार बेसिक तो चाहिए ही होगा ना कहीं भी। बट स्टिल अगर आपने देखा हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसको एक बार चेकआउट कर लो, या फिर तुम स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आए तो आगे बढ़ते जाओ, स्किप करो, नो नथिंग। तुम अपने हिसाब से देखो ना, तुम स्टूडेंट हो, तुम जानते हो तुमको मार्क्स कैसे लाने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर। अब क्योंकि हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि सॉफ्टवेयर क्या है। सो देखो, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर जो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होगी। जैसे हमको पढ़ने के लिए मम्मी पापा की दाद की ज़रूरत होती है ना, वैसे हार्डवेयर को वर्क करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है इसको हम बुलाते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर हमको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, डेटा मिलती है, जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो प्रोसेस होने वाला है पूरा। लाइक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, तुम्हारे पास सारी डिटेल्स जो सारा डेटा दिया हुआ है कि हार्डवेयर ऐसे काम करेगा। जैसे कि जब मैं अभी नेक्स्ट क्लिक दबाता हूँ तो मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड दिखती है। तो ये जो मेरी नेक्स्ट क्लिक दबा रहा हूँ मैं, उस पर जो होना है वो इंस्ट्रक्शन है, वो सॉफ्टवेयर में सेव हो गया। मेरा मॉनिटर, मेरा हार्डवेयर है, वो दिखाएगा मुझे। तो मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन स्टोर हुआ है कि अगर मैं राइट क्लिक दबाता हूँ तो फिर मेरा नेक्स्ट वाला स्लाइड खुल जानी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स भी तो चाहिए होंगे, तो आपने नाम तो सुना ही होगा ना, विंडोज़ 7 का, विंडोज़ 10 का। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी विंडोज़ 7 या 10। अगर तुम अमीर हो तो फिर तुम्हारा मैकबुक होगा, तो iOS होगा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, फिर जैसे ये पावर पॉइंट खुद हो गया। वीडियो प्लेयर्स होते हैं जैसे VLC मीडिया, MX प्लेयर, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है। बेसिक एप्लीकेशंस भी एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं, तो ये सब तो तुम जानते ही हो। हम आगे आते हैं। ओके, और बताएं, हाँ, कि एक डॉक्यूमेंट है, अगर उसको तुमने हार्ड डिस्क पे स्टोर किया है, पेन ड्राइव के अंदर स्टोर किया, यू कैन नॉट टच इट, वो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जब तुमने इसी को प्रिंट आउट जब निकाल लिया, इसकी जो नोट्स है, अगर तुम नोट्स गूगल ड्राइव से एक्सेस करोगे तो तुम्हारी नोट्स जो है वो उस मोमेंट पे सॉफ्ट कॉपी होगी। लेकिन जैसे प्रिंट हो गया तो जो डॉक्यूमेंट है या तुम्हारा इमेज है वो एक हार्ड कॉपी बन जाता है। अब आते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे हमको 3 टाइप्स को हम डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दूसरा है सिस्टम यूटिलिटीज़ और तीसरा है डिवाइस ड्राइवर्स। हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स का तुमने नाम बहुत सुना होगा, या फिर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना सुना है तो OS तो सुना होगा। स्पेशली एप्पल के फ़ोन में क्या होता है, iOS होता है। इट्स लाइक आईफोन का OS, मतलब आई का ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर तुमने एंड्रॉइड OS सुना होगा। इट्स बेसिकली एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से तुम्हारा कंप्यूटर चलता है। अब वो ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम्हारे फ़ोन, जैसे तुम्हारा भी अगर फ़ोन में देख रहे हो, तो तुम्हारा एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड के बिना तुम्हारा फ़ोन वर्क ही कैसे करेगा, क्योंकि वो एक बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसके बिना कोई और सॉफ्टवेयर भी वर्क कर ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक मैंडेटरी हो जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, दूसरे सारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करना, उनको जो एक्सेस देना होता है, फिर यूज़र्स को सिक्योरिटी देनी होती है, ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब तुमने बहुत बार सुना होगा कि आईफोन जो होता है, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। उसका रीज़न ये है कि आईफोन का जो है पूरा खुद का वो लोग ने बना के रखा है। जो iOS है वो एक अलग से वो लोग ने उसकी सिक्योरिटी अच्छी रखी है। अब iOS क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़र को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी की वो क्वालिटी अच्छी है। द पॉइंट मेन कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी का काम होता है एक यूज़र के डिवाइस को सिक्योरिटी देना, फिर दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करना। अब तुमको पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम पता ही होगा। लैपटॉप में हो तो विंडोज़ है, लिनक्स है, उबुंटू, फिर मैकबुक वाला iOS आ जाता है, एंड फ़ोन में भी एंड्रॉयड iOS। ये सब कॉमन है, तुम डेली लाइफ में इसको सुनते ही आते हो अगर ज़्यादा इंट्रोवर्ट ना हो तो। फिर आता है हमारा दूसरा टॉपिक, सिस्टम यूटिलिटीज़। अब सॉफ्टवेयर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटी। अब सिस्टम यूटिलिटीज़ जो होती है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ ही यूजुअली ला दिया जाता है, बट कभी कभी और भी चाहिए होता है। अब क्या क्या लाया, एग्जाम्पल भी तो चाहिए होगा। जैसे कि डिस्क होता है, उसका डीफ्रेगमेंटेशन का जो टूल हो जाता है। जैसे कुछ फॉर्मेट करना हो तो उसकी यूटिलिटी हो गई। सिस्टम रिस्टोर यानी फैक्ट्री रीसेट, वो सारी
सारे जो होते हैं ये कुछ सिस्टम, इसे हम मेंटेन करते हैं ना हमारे कंप्यूटर को, हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अलग अलग सेटिंग्स को। जैसे एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर हो गया, अब आगे की स्लाइड में आ ही जाएगा, जो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है वो भी एक्सटर्नली हम ला सकते हैं उसको, जिससे हमारा जो डिवाइस है वो थोड़ा सिक्योर रहता है, हम वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस होता है वो सारा काम सिस्टम यूटिलिटी का होता है। तो इसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर का पर्पज़ सिंपल है, उसका काम है पर्टिकुलर डिवाइस लो, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करो। अब वो उनका काम क्या है, कैसे ओवरऑल कंट्रोल दिखेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सब हार्डवेयर लेवल पे। तो हार्डवेयर के साथ जो डीलिंग होती है ना, जैसे ये मॉनिटर के साथ डीलिंग होगी, कीबोर्ड के साथ, ये सारा काम क्या डिवाइस ड्राइवर का है। अब वो के काइंड ऑफ ब्रोकर जैसा काम करता है। आगे तुमको डायग्राम में दिख ही रहा होगा किस तरह से हमारे पास इनिशियली एक यूज़र है, तो यूज़र से आता है डेटा, यूज़र इंटरफेस पे उसने डाला, वो आगे उसका सॉफ्टवेयर एंड ऑल चेक होगा, सिस्टम यूटिलिटीज़ में जाएगा, लाइक मेंटेनेंस कॉन्फ़िगरेशन वो सब देख रहा है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको काम दे देगा एप्लीकेशन तक पहुंचाने का, एंड देन वो जो भी आउटपुट वो सब आना है वो डिवाइस ड्राइवर की मदद से हार्डवेयर पर हमको रिफ्लेक्ट होगा। काइंड ऑफ वो एक इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच के अंदर, आई मीन हार्डवेयर के बीच में। तो वही रिक्वायर्ड सर्विस देता है। और जब अब ये जैसे कि ये मॉनिटर पे आपको स्क्रीन दिख रही है, आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके बैकएंड में जो ऑपरेशंस हुए हैं वो तो आपको नहीं दिखा रहे। तो वही डिवाइस ड्राइवर की बात है कि वो हाइड कर देता है डिटेल्स, ऑपरेशन की जो डिटेल्स होती है उसको। सो तीन चीज़ हमने देखी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर्स। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो दूसरे एप्लीकेशंस जो होते हैं उनको उनका काम करने देता है एंड ऑल, फिर सिक्योरिटी भी उसी का काम है। फिर आता है हमारा सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या करता है, हमारी जो मेंटेनेंस हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वो डिवाइस ड्राइवर एंड होता है हार्डवेयर के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। वो हमारी जो आउटपुट डालते वक्त जो भी ऑपरेशंस की डिटेल्स है उसको हाइड करने का काम इसका है। और ओवरऑल कंट्रोल जो होता है हार्डवेयर लेवल का वो पूरा डिवाइस ड्राइवर के पास होता है। इसके आगे आ जाता है हमारा प्रोग्रामिंग टूल्स का टॉपिक। अब हम ह्यूमंस हैं, हमको ऐसे तुमने सुना ही होगा ह्यूमन स्मार्टेस्ट एनिमल है, तो हम क्या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। और कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन तो अब ज़रूरत तो है। अभी अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूँ और आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, सो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। बट अगर कोई ट्रांसलेटर बीच में जो मुझे इंग्लिश से बदल कर आपकी जो फेवरेबल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर दें तो काम हो सकता है। तो वही बात है कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज समझते हैं। सो एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है हमके कि कंटिन्यूस नीड चाहिए कन्वर्जन की, तो एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है हमें। तो अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसकी भी दो मेजर कैटेगरीज आ जाएगी। पहला होगा लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होगा हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, उसके अंदर मशीन लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज हो गई। फिर उसके अंदर एक और जो इनएबिलिटी हम बोल सकते हैं कि एक सीपीयू के लिए तुमने जो कोड लिखा ना वो दूसरे सीपीयू के लिए नहीं यूज़ कर सकता। वो एक कंप्यूटर के लिए एक ही कोड, तुम कैसे यूनिक कोड बनाना पड़ेगा हर किसी के लिए। ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, ये मशीन पे डिपेंड करते हैं। वो ये सीपीयू एक मशीन है तो उसके लिए डिपेंड करता है, हम उसी के लिए हमको बनाना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज, हर एक के लिए इंडिविजुअल। जबकि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उन वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, वो सिंपलर भी होती है। जैसे हमारी जो पाइथन एंड ऑल है, पाइथन, जावा, CSS, ये सारी क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। वो एक बेसिक इंग्लिश जैसे सेंटेंसेस के उसकी इंस्ट्रक्शंस होती है और उसके कुछ रूल्स है जो सिंटैक्स बोलते हैं हम, उनको फॉलो करो, नेचुरल लैंग्वेजेस की तरह होते हैं उसके रूल्स, उनका ग्रामर समझ लो। तो वो उनको मशीन से इंडिपेंडेंट है, वो मैं मेरे पीसी में उसको रन करूँ या किसी और के पीसी में रन करूँ, जब तक वो पीछे का डेटा जो चाहिए वो है, इट वुड वर्क। उसको लो लेवल लैंग्वेज जैसे नखरे नहीं दिखाएगा। ये तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। एंड वही बात है कि इसको भी अब डायरेक्टली तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को क्या ऐसा कोई भी हाई लेवल चीज़ें वो डायरेक्ट समझता नहीं है। तो इसको भी हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है कि हम हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज उसको मशीन लैंग्वेज में बनाने के लिए हमको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। तो अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखते हैं हम क्या है। तब ट्रांसलेटर की ऑब्वियस ज़रूरत क्या है, कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज जो है उसको मशीन लैंग्वेज में बनाने के लिए। अब प्रोग्राम कोड जो लिखा है असेंबली या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। एंड सोर्स कोड की ज़रूरत होती है, मतलब सोर्स कोड जो होता है उसी को एक ट्रांसलेटर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बनाता है, जिसको हम मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। तो जब तुम ऐसा कोई पाइथन वो सब के अंदर लिखते हो कोड, उसको सोर्स कोड बोला जाएगा एंड वो जाएगा तुम्हारे ट्रांसलेटर में। एंड फिर वो बन जाएगा, जब अंडरस्टैंडेबल मशीन लैंग्वेज फॉर्म में बनेगा
तो उसको ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड बोला जाएगा। अब ट्रांसलेटर्स के भी 3 टाइप होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हम असेंबलर पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अब ट्रांसलेटर जिसका इस्तेमाल असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बनाया जाए उसको असेंबलर बोलेंगे। याद करने के लिए भी सिंपल है, असेंबली, असेंबलर। एंड इसी के साथ साथ हर जो असेंबलर होता है ना वो एक स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसी के इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है, इसीलिए वो मशीन कोड जो है वो किसी और के लिए वर्क नहीं कर सकता, वो पोर्टेबल नहीं होता है। अब दूसरा है हमारा कंपाइलर। अगर तुमने सी प्लस प्लस यूजली शायद तुम्हारे 9th-10th स्टैंडर्ड में तुमको सी प्लस प्लस पढ़ाया हो, तो उसमें तुम कंपाइल करते थे अपने कोड को, तो वही कंपाइलर जो होता है वो भी हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर बनाता है। और अगर तुम्हारे कोड सारे रूल्स को फॉलो करता है, जो हमारी लैंग्वेज के सारे ग्रामर है उसको फॉलो करता है, तो वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा। अब अगर तुमने एक बार कर लिया ट्रांसलेट, लाइक तुम्हारा सोर्स कोड है वो ट्रांसलेट होकर कंपाइल होकर मशीन कोड बन चुका है, सो फॉर ऑब्वियस रीजंस अब तुम्हें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर का काम बस ये था कि तुम्हारा जो कोड है उसको कंपाइल करे और फाइनली तुमको मशीन कोड मिल जाए। देन कम्स इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के अंदर डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर एक टाइम पे एक लाइन को देखता है पूरे प्रोग्राम की जगह, जबकि जो हमारा कंपाइलर है वो धीरे धीरे एक साथ करके पूरा प्रोग्राम देख लेगा। पर इंटरप्रेटर क्या है, एक वक्त पे एक लाइन देखता है। वो एक लाइन देखता है, उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में बनाता है अगर लाइन का ग्रामर करेक्ट हो, और ये एक एक करके सारी लाइन्स को करता जाता है। तो अब जब भी तुमको सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करना है तो इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट याद रखना, काम आ सकता, मतलब पूछी जा सकती है कि इंटरप्रेटर इज ऑलवेज नीडेड व्हेन एवर अ सोर्स कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब हम पढ़ते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। अब एडिटर जो होता है हमारा, वैसे प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स हमारे सीबीएसई के जो पीडीएफ है उसमें नहीं दिया है, बट आई प्रेफर कि इसको पढ़ा ही देता हूँ। ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, 4 से 5 मिनट जाएगी, बट समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हम पढ़ते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स को। तो एक एडिटर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम एक टेक्स्ट फाइल जो होती है उसको क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं और उसको हम सोर्स कोड की तरह करते हैं। जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। हम फिर वीएस कोड हो गया, अभी आईडीएलई पढ़ेंगे, तो हमारा पाइथन है तो पाइथन को हम आईडीएलई में कोड करेंगे। तो आईडीएलई एक एडिटर है जिससे हम एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस यानी कोड लिखते हैं, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक मिनट, हाँ, प्रोग्राम डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई, जिसके अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है, बिल्डिंग टूल्स होता है, डीबगर भी होता है। अगर तुम कोडिंग का नाम सुना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम सुना है, तो बग फाइंडर तो तुमने नाम सुना ही होगा, बग्स बहुत फेमस है। तुम गेमिंग कम्युनिटी हो तो फिर उससे भी तुमने ढूंढा होगा कि बहुत सारे लोगों को गेम्स खेलने के पैसे मिलते हैं अगर वो बग्स ढूंढ पाते हैं। तो अगर तुम इन कम्युनिटीज़ के अंदर थोड़े भी इन्वॉल्व हो तो तुमने ये सारे नाम सुने ही होंगे, बिकॉज कोड्स के साथ बग का नाम तो आ ही जाता है। फिर एक प्रोग्राम जो है उसको टाइप किया जा सकता है, कंपाइल किया जाता है, उसको डीबग भी डायरेक्ट आईडी से कर ही सकते हैं, क्योंकि नाम में देखो ना इंटीग्रेटेड है, इन सब चीज़ों को साथ में इंटीग्रेट कर लिया गया, टेक्स्ट एडिटर को, बिल्डिंग टूल्स को और डीबगर को। इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो काइंड ऑफ लास्ट टॉपिक है हमारे ये वाले लेक्चर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी टॉप पे जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, भले ये टॉप पे हो, लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना वर्क कर सकती है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना वर्क नहीं कर सकती। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब तुम नाम से सोचो, व्हाट वुड बी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, क्या कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता चला, एक है जनरल और एक है कस्टमाइज्ड। जनरल यानी कि काइंड ऑफ सारी पब्लिक को पसंद आना चाहिए, एक बिगर ऑडियंस को लगना चाहिए ना, काम आना चाहिए। जबकि कस्टमाइज्ड होगा उसके लिए किसी ना किसी के लिए स्पेशली बनाया होगा। तो जनरल पर्पस के ऐसे रेडीमेड एप्लीकेशंस हैं जो एंड यूजर्स अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि पावर पॉइंट जो बनाया है, ठीक है, जनरल सॉफ्टवेयर है ना, किसी को भी यूज़ करना हो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, किसी को अपनी एक ऑफिस में स्लाइड देनी है वो कर सकता है, कोई स्टार्टअप के लिए जाके अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। द थिंग इज प्रेजेंटेशन तुमने नाम सुनाई है, हर जगह पावर पॉइंट यूज़ होता है। तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो जनरल पर्पज़ है, जो किसी भी तरह से यूज़ कर सकते, कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर सकता है अपने काम के लिए। ये लोग ने भी एग्जांपल दिया एडोब फोटोशॉप का,
गेम, मॉजिला वेब ब्राउजर्स, ये सारे क्या जनरल पर्पस है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। जबकि हमारा जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वो क्या कस्टम है, हमको वो खुद बनाते हैं, जिसको डेवलप किया जाता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। जैसे कि सपोज तुमको अगर पढ़ाने के लिए मैं अलग से एक पूरा सॉफ्टवेयर ही बना दूँ, मैं एक एप्लीकेशन बना दूँ, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला अपनी कक्षा, ये वेदांतु भी है, इन चारों ने अपना जो एक खुद का ऐप लॉन्च किया है, तो वो एक कस्टमाइज्ड ऐप है जो खुद एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, क्योंकि खुद से बनाया गया है स्पेसिफिकली एक काम के लिए। वो एक इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स देख के ऑब्वियसली उनको सेट करते हैं। और यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर 2 भी ख़त्म। एंड और तो क्या ही बोले, अब तुम पढ़ते रहो, लेक्चर 3 में भी ज़रूर आना। आई थिंक दैट मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट शायद तुमको थोड़े लेक्चर्स बोरिंग लगे, बट देखो इट्स हाउ इट वर्क्स। तुमको इनिशियली बोरिंग लगता ही जाएगा, जैसे तुम टॉपिक में थोड़ा और इमर्स करोगे तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा। जो पढ़ते हैं ना उसको थोड़ा फील करो, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना फील करा सकूँ करूँ, बट स्टिल देयर इज एक जो स्टूडेंट होता है ना वो 80% काम करता है, मैं आऊँगा 10% 20% कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। जो 80% काम है वो तुम्हें कहना होगा। तुम्हें अभी लेक्चर देखा, इसकी नोट्स करो। एंड द थिंग इज़ ये जो टॉपिक्स है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का हम सब जानते हैं, दिस इज़ लाइक एकदम जनरल चीज़ है। जो गाँव में बच्चा इंसान भी अगर हाथ में फ़ोन है ना वो उसको पता ही चल जाएगा। आई एम इग्नोरिंग द सिचुएशन जहाँ पे वो फ़ोन में सिर्फ इंस्टाग्राम पे मीम्स देखता है, बट इन अ जनरल वे जानते ही हो तुम सब कि क्या होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है प्रोसेसर एंड ऑल। सो बोरिंग ज़रूर लगेगा थोड़ा सा, बट तुम जानते हो इसको, तुम्हें लगेगा कि बहुत बेसिक लेवल है, बट द थिंग इज़ कीप डूइंग इट। आगे आगे धीरे धीरे लेवल्स इंक्रीज भी होगा। अगले लेक्चर में या तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम बाइनरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो उसके अंदर थोड़े से हमको कैलकुलेशंस एंड ऑल भी आएंगे, तो तब शायद लेक्चर्स थोड़े और लंबे हो सकते हैं। सो तब तक के लिए बेसिक तो कवर कर लो, क्योंकि बाइनरी वाला थोड़ा सा नया टॉपिक होगा तुम सब के लिए, एंड यू माइट एन्जॉय दैट। सो अगले लेक्चर तक के लिए बाय।